चलो सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव वाले, ऑफलाइन वाले, एप्लीकेशन वाले फुल कंसंट्रेशन यहां पर रखेंगे। FY बीकॉम सेमेस्टर नंबर 2 में अकाउंट सब्जेक्ट में हमारे यूनिट 1 के MS यूनिवर्सिटी के सिलेबस में 2 चैप्टर है, जिसमें पहला जो चैप्टर है दैट इज ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये पूरा नाम ही है, सिर्फ चैप्टर का नाम ही है, पूरा चैप्टर नहीं है। ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सर ये चैप्टर का नाम ही याद रखने में हमको 2 दिन चले जाएंगे, अंदर की पढ़ाई की तो बात की बात है। उसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये जो चैप्टर का नाम बोला मैंने तीसरी बार बोलने जा रहा हूं, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, उसको ब्रीफ में कहा जाता है एडवांस डिसोल्यूशन। और सेकंड जो चैप्टर आएगा वो आएगा सेल और कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। अभी हम लोग पहले चैप्टर की बात करें, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ असेट एंड पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसको हम कहते हैं एडवांस डिसोल्यूशन। तो अभी वो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हम सीधे पढ़े, उससे पहले जरूरी है कि आपको जो बेसिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है वो पता हो, जो कि आपको एक्चुअली में पता है ही। 12th स्टैंडर्ड अकाउंट सब्जेक्ट पार्ट 1, उसके अंदर आपको चैप्टर 4, 5, 6 एंड चैप्टर 7 आता था। चैप्टर नंबर जो 7 था दैट वाज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, भागीदारी पेढ़ीनु विसर्जन, वो 7th नंबर का चैप्टर। और उसके आगे वाले जो 3 थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप मतलब भागीदारीनु पुनर्गठन, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर नवा भागीदारनो प्रवेश, एंड 6th नंबर का रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, भागीदारी निवृत्ति के मृत्यु। वो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हैं। और 7th नंबर का चैप्टर था दैट वाज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि बेसिक डिसोल्यूशन होता है। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो बेसिक डिसोल्यूशन है, जो कि आप 12th स्टैंडर्ड पार्ट 1 चैप्टर 7 में पढ़े थे, उसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ठीक है। FY बीकॉम MS यूनिवर्सिटी के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो आपको उसको रट्टाबाजी करने की जरूरत नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। साहस एप्लीकेशन के ऊपर सारे के सारे टॉपिक के मैंने इंडिविजुअल वीडियोस रखे टॉपिक वाइज, तो आप देख सकते हो, जो आप 12th में भी पढ़े हुए थे, ताकि आपको वो सारे के सारे फंडामेंटल्स रिवाइज हो जाए। और आज के इस सेशन में हम लोग इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं, क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, कोई पढ़ाता है ही नहीं, बट मैं पढ़ा रहा हूं आपके बेस के लिए, ठीक है। तो उसके पीछे मैं 5-6 लेक्चर नहीं दे सकता, क्योंकि फिर हमको जो सिलेबस में मेन चीज वो कर दी है। ये क्विक रिवीजन में अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लगता है, अगर आपका 12th का बेस स्ट्रांग ना हो, उस वक्त अच्छी पढ़ाई ना की हो, तो ऑब्वियस है कि कुछ वर्ड्स आपको शायद समझ में ना आए, तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। टॉपिक वाइज वीडियो साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे रखा हुआ है, आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। यहां पर पर्पस है क्विकली आपको वो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी रिवाइज करवा देना। इसका कोई कनेक्शन सीधा सीधा भी ऐसा नहीं है कि ये आएगा चैप्टर तो ही एडवांस डिसोल्यूशन वाला चैप्टर समझ में आएगा, ऐसा भी नहीं है। दोनों के एग्जाम्पल की टेक्निक्स अलग ही है, बट आपको फंडामेंटल चीजें पता होनी चाहिए, दैट इज अवर पर्पस। तो इसके लिए हम लोग हमारा ये बेसिक जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो वाला स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहली ही चीज है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? तो सिंपल वर्ड्स में डिसोल्यूशन का मतलब होता है एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, अस्तित्वनो अंत। एग्जिस्टेंस अपना खत्म हो रहा है। अभी एग्जिस्टेंस का एंड 2 सेंस में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अभी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है चेंज इन द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। मतलब फॉर एग्जांपल बाबू भैया, राजू, श्याम, ये 3 पार्टनर मिलके बिजनेस कर रहे थे 3:2:1 में। अभी वो चाहते हैं कि नहीं भाई, बाबू भैया बड़े हैं, इसकी वजह से उनको ज्यादा पैसा मिले, ये बात गलत है, सब लोग इक्वल हो जाएंगे। P&L रेशियो हम लोग चेंज करना चाहते हैं, 3:2:1 से इक्वल कर देंगे 1:1:1। तो यहां पर क्या हुआ, पार्टनरशिप के अंदर अंदर चेंज हुए, लाइक P&L रेशियो चेंज होना। 3:2:1 पर बाबू भैया, राजू, श्याम, ये 3 लोग मिलकर काम कर रहे थे, बट अब ऐसा है कि अपने को ज्यादा पैसों की जरूरत है, इसलिए तोतला सेट को हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो यहां पर न्यू पार्टनर का एडमिशन हुआ, नवा भागीदारनो प्रवेश,
तो उसमें क्या हुआ, ये जो पहले 3 पार्टनर थे बाबू भैया, राजू, श्याम, उनके बीच के जो रिलेशनशिप थे वो खत्म हुए और न्यू रिलेशन बाबू भैया, राजू, श्याम एंड तोतला सेठ, 4 लोगों के न्यू रिलेशन स्टार्ट हुए। तो ये भी क्या हुआ, चेंज इन पार्टनरशिप। बाबू भैया, राजू, श्याम में से ऐसा है कि भाई राजू चला जा रहा है कि नहीं, अब मैं हेरा फेरी 3 में मैं नहीं आऊंगा, तो वो चला गया, तो अब बाबू भैया और श्याम के बीच के रिलेशंस रहेंगे। तो भी क्या होगा, ये रिटायरमेंट हो गया, राजू रिटायर हो गया, तो भी यहां पर ओल्ड पार्टनर्स के बीच के रिलेशन खत्म हुए, न्यू रिलेशनशिप रिमेनिंग पार्टनर्स या न्यू पार्टनर्स के शुरू हुए, तो उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या है, तो यहां पर बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दी है, जो कि आपको डेफिनेशंस पे जाना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो बेसिक चीज क्या याद रखनी है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है फॉर्म का बंद हो जाना, एंड ऑफ एग्जिस्टेंस, बट किसका, फॉर्म का। तो व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज डाउन इट्स बिजनेस ऑन परमानेंट बेसिस, हमेशा के लिए पार्टनरशिप फॉर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है। ऐसा नहीं कि 2 पार्टनर गए और बाकी के 4 पार्टनर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, या कोई एक नए पार्टनर को एडमिट किया और बिजनेस कंटिन्यू है, नहीं, बिजनेस ही हम लोग परमानेंट लेवल पर बंद कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जब बिजनेस पूरा हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं, तो यहां पर हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप साल स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे जो पहला वीडियो देखोगे वो उस टॉपिक का होगा जो हमने अभी कंप्लीट किया, वो डिटेल में है। अभी ये बेसिक चीजें है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये आपको 12th में सेक्शन सी में 3 मार्क के लिए काफी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन माना जाता था। अभी भी शायद ये पूछना है, क्योंकि एडवांस डिसोल्यूशन के अंदर बाय डिफॉल्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म तो आ ही जाता है। तो अगर क्वेश्चन कर लिया तो ऐसा नहीं सर कहीं पे पढ़ाया ही नहीं था, हमने भी नहीं पढ़ा था, आप सेम 1 में पढ़ चुके हो, अपना एक्सपीरियंस है कि हम लोग सारी चीजें अच्छे से करवाते हैं, ताकि अगर ऑफ बीट भी पेपर कुछ पूछना करना है तो भी ऐसा ना हो कि हमने नहीं पढ़ा है, सारी चीजें आपको हमारी साइड से मिलेगी। तो ये क्वेश्चन शायद आपको भी शायद 2.5 से लेकर 4 मार्क में देखने को मिल सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या डिफरेंस है, तो पहला तो मीनिंग जो कि हमने देखा कि बिजनेस परमानेंट बंद हो जाता है, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जबकि पार्टनरशिप के रिलेशन अगर चेंज होते हैं, चाहे वो P&L रेशियो चेंज हुआ, एडमिशन हुआ, या रिटायरमेंट या डेथ हुई, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देन असेट एंड लायबिलिटी का क्या होता है, तो फॉर्म हम लोग परमानेंट बेसिस पर बंद कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ही बंद हो रही है, फॉर्म बंद होगी तो जो असेट्स है, ये सारी की सारी असेट है, क्या कर दो, बेच दो भाई, बिजनेस ही तो बंद कर रहा है। अभी कल से मेरे को यहां पर किसी को नहीं पढ़ाना है, बेंच पर कोई नहीं बैठने वाला, ये कैमरा की कोई जरूरत नहीं है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ बेच दो, असेट बेच दो, और जिन जिनको पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज पे कर दो। तो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म असेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है तो बिजनेस बंद नहीं हुआ है, बिजनेस तो चालू ही रहेगा, तो उसमें असेट एंड लायबिलिटी का क्या होगा, रीवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन। याद करो 12th में आपको आता था कि बैलेंस शीट दी है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए दी और नीचे एडजस्टमेंट में बोला हो कि वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, प्लांट અને મશીનરીનું મૂલ્ય 20% થી વધારવાનું છે, तो 1 लाख के 20% बढ़ा के 1,20,000 आप न्यू बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखते थे, और जो 20,000 असेट की वैल्यू बढ़ी वो आपका गेन हुआ, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब पुनः मूल्यांकन खातु जो आप बनाते थे उसमें क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। तो असेट एंड लायबिलिटी का क्या होता है, रीवैल्यूएशन यहां पर, और यहां पर क्या होता है, असेट सेल लायबिलिटी पे। देन बुक्स ऑफ अकाउंट का क्या होगा, मतलब जो हम अकाउंट बनाते हैं वो ऑब्वियसली फॉर्म बंद हो रही है तो बुक्स ऑफ अकाउंट भी बंद कर देंगे ना, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि सेमेस्टर 1 खत्म हो गया, नहीं पर सर उसकी बुक्स तो मैं आज भी पढ़ता रहता हूं, सर जब सेम 1 में था तब नहीं पढ़ता था, अब उसको ओपन करके क्या रखूंगा, बिजनेस बंद, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। जबकि यहां पर बिजनेस कंटिन्यू है तो ऑब्वियस है कि बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल्सो रिमेन्स ओपन। देन अकाउंट प्रिपेयर्ड, तो इसके लिए अकाउंट बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट, गुजराती में तमने कहूं माल मिलकत निकाल खातु, गुजराती में तमने आ नाम आवतुं हतुं माल मिलकत निकाल खातु, इंग्लिश में बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और यहां पर बनाया जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खातु, आने कहीशुं पुनः मूल्यांकन खातु। नाम गुजराती याद ना हो तो सीधुं ज इंग्लिश याद रखो, वेरी गुड।
આ તો કદાચ એવું હોય કે જૂનું સર નામ બોલો तो कनेक्शन याद आवे એટલે કહું છું, બાકી सीधा इंग्लिश नाम याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। रियलाइजेशन अकाउंट, माल मिलकत निकाल खातू। निकाल खातू मतलब चल पहली फुर्सत में निकल, गेट आउट, वो वाला। देन एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म, तो ये तो आ गया कि फर्म बिजनेस बंद कर रहा है तो फर्म क्या हो जाएगा, एग्जिस्टेंस। सीज, सीज यानी कि स्टॉप या एंड, जबकि यहां पर क्या होगा, रिमेन्स इनटू एग्जिस्टेंस यानी कि कंटिन्यू। इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। तो पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन में कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। देखो मे इंटरफियर, नॉट मस्ट, मे इंटरफियर, वो इंटरफियर कर सकती है जरूरत पड़ती है तो। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कोर्ट डज नॉट इंटरफियर। समझाने के लिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है, ये पार्टनरशिप फर्म है वो हस्बैंड वाइफ जैसा है, और ये जो है वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है। अभी सपोज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ब्रेकअप करना है तो उसमें कोर्ट के इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, वो आपस में ही डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी अकाउंट के टर्म्स में अगर ब्रेकअप होता है तो ऐसा बोल देने का भाई डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कोर्ट के इंटरफियरेंस की जरूरत नहीं है। सर अभी पार्टनरशिप बनी ही नहीं है, कहां से डिसोल्यूशन? तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन कोर्ट का इंटरफियरेंस नहीं होगा। इट्स लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन, वो आपस में ही निपटा लेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज लाइक हस्बैंड वाइफ, कि अगर उसके बीच में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है तो कोर्ट इंटरफियर कर सकती है। डिवोर्स लेने हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म करना है तो कोर्ट का इंटरफियरेंस हो सकता है। अगर दोनों म्यूचुअली कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर दोनों के बीच में कुछ इश्यू है तो कोर्ट थ्रू भी ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। क्लियर? तो ये बेसिक आपकी जानकारी के लिए है। ये सेकंड नंबर का वीडियो आपको सास एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है, इवन दो कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है आपको। 12th में भी ये 3 मार्क्स के लिए और एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, जो कि है मेथड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। केवी केवी रीते તમે પાર્ટનરશિપ ફર્મનું ડિસોલ્યુશન, વિસર્જન પેઢીનું કરી શકો છો। तो दो मेथड है, एक है विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट जिसको नॉर्मल डिसोल्यूशन भी कहते हैं, और दूसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के इंटरफियरेंस से होगा। पहले कोर्ट के बिना हम लोग आपस में राजी खुशी से कर लेते हैं, दूसरा कुछ ऐसा सिचुएशन है जो कि हम आगे स्टडी करेंगे तो क्या होगा, कोर्ट के इंटरफियरेंस से होगा। तो कोर्ट के इंटरफियरेंस के बिना 7 तरीके कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है बाय एग्रीमेंट, हूं रेडी, तैयार, मतलब फॉर एग्जांपल मैं ये बी सी एंड डी, ये 4 लोग मिलकर पार्टनरशिप में हम लोग बिजनेस कर रहे थे, बट अभी ऐसा है कि यार तुम लोगों के साथ काम करने में मजा नहीं आ रहा यार। अभी ये बोल रहे हाँ सर मेरा भी ऐसा ही है, ये भी बोल रहे सर मुझे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है काम नहीं करने, ये भी बोल छोड़ो यार नहीं मजा आ रहा है। सब लोग एग्री हो गए कि पार्टनरशिप में मजा नहीं आ रहा है और बंद कर देना है। तो ऑल पार्टनर्स आर एग्रीड, तो सब एग्रीमेंट से पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो जाएगी। हाँ जो तरह कह दी तुमने, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, देखो ऑल पार्टनर्स एग्री, ये भी बोल रहा है कि हाँ मैं तैयार हूं, ये भी बोल रहा है यस आई डू, मैरिज के लिए नहीं डिसोल्यूशन के लिए। तो पार्टनरशिप फर्म कैन बी डिसॉल्व्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी रेडी हो जाते हैं फर्म डिसॉल्व। इसको वॉलेंटरी डिसोल्यूशन भी कहते हैं, स्वैच्छिक विसर्जन। वॉलेंटरी मतलब स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से, ठीक है। दूसरा होता है डिसोल्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से बनती है, एग्जिस्टेंस में आती है, और पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। जो रिटर्न होता है वो ज्यादा एडवाइजेबल होता है। अब वो रिटर्न एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, नाम याद है? पार्टनरशिप डीड, वेरी गुड। गुजराती में भागीदारी करार नामू, इंग्लिश में पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स के सारे टर्म्स कंडीशंस सारे लिखे हुए होते हैं। अभी पहले से ही ए बी सी डी चारों ने जब पार्टनरशिप डीड बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तभी मेंशन कर दिया था कि हम लोग फॉर एग्जांपल ये टाइम के बाद या ये काम के बाद या इस टाइम पे फर्म डिसॉल्व कर देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा था एज पर प्री डिटरमाइंड कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले से ही जब पार्टनरशिप बनाई तभी से फिक्स था कि 2 साल के बाद हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, या ये सिचुएशन के बाद हम फर्म को डिसॉल्व कर देंगे। तो जैसे ही वो हो जाता है एग्रीमेंट के हिसाब से फर्म डिसॉल्व कर दो। तो वो पहले से ही डिसाइड किया हुआ हो अगर, तो वो
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से फर्म को डिसॉल्व करेंगे। देन डिसॉल्यूशन एज पर एक्ट लॉ। कायदे के अंदर दो सिचुएशन आती है कि जिसमें आपको कोर्ट के हिसाब से, कोर्ट के पास जाना ही नहीं है, खुद कोर्ट जो पार्टनरशिप फर्म है उसको बंद कर देना है, जिसमें दो मेन वर्ड्स हैं। एक है इंसॉल्वेंट, व्हेन ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर्स मेरे जैसे हो जाते हैं इंसॉल्वेंट, कोई पैसा नहीं बचा। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, असेट की कंपैरिजन में लायबिलिटीज बहुत ज्यादा हो जाना, तो वो इंसॉल्वेंट, सारे के सारे पार्टनर्स ए बी सी डी चारों के चार पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। या तो फिर एक पार्टनर को छोड़ के, नहीं मैं फाइनेंशियली बहुत समझदार हूं, मैंने मेरे पैसे बचा के रखे थे, ये तीन को कुछ नहीं आता था, फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं आता था, वो डूब गए, सबने अदानी के शेयर खरीदे थे तो सबके पैसे डूब गए, पर मैंने मेरे सारे के सारे पैसे अदानी के शेयर में नहीं डाले थे तो मैं बच गया हूं। ये तीन इंसॉल्वेंट हो गए, लोन ले लेके अदानी के शेयर खरीदे थे, अब सारा पैसा सपोज डूब गया है। तो यहां पर एक को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर्स डिसॉल्व हो गए, एक अभी भी नहीं हुआ है, तो भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर देनी पड़ेगी। पूछो क्यों, सब लोग पूछो क्यों? क्योंकि अभी एक ही पार्टनर बचा है, सॉल्वेंट है, तो अभी एक ही पार्टनर पार्टनरशिप का बिजनेस करेगा, तो अभी सिंगल पर्सन पार्टनरशिप कैसे करेगा? मतलब लाइक शीला थोड़ी है कि मैं तो खुद से प्यार जताऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं, व्हाट्स माय नेम, तो हाँ शीला की जवानी। तो यहां पर सिंगल पर्सन रहेगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन सकती है, पार्टनरशिप थोड़ी हो सकती है। तो एक पार्टनर को छोड़ के बाकी के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो भी इसको हम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में ही डाल देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बंद, फिर आप अकेले अकेले चलाओ, ठीक है, आप शीला बन जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप में नहीं। और दूसरा है व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म्स बिकम्स इलीगल, मतलब ये अपने पीछे के तीन जो बैक बेंचर है, हाँ यहां पर ध्यान, वो सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग लीकर शॉप डालते हैं, लीकर तो सब लोग हाई क्लास लोग पीते हैं, अब देसी दारू नहीं भट्टी नाखीसू, पोटली बेचीसू महाराष्ट्र में, इसके लिए पार्टनरशिप में वो बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, यारों का अड्डा इस नाम से। अभी पहली बात तो ये कि क्या वो महाराष्ट्र में लीकर सेल कर सकते हैं लीगली या नहीं कर सकते? कर सकते हैं। महाराष्ट्र में लीकर सेल करना प्रोहिबिटेड नहीं है, परमिसिबल है। हाँ, लाइसेंस परमिशन लेनी पड़ेगी, वो तो कोई भी बिजनेस के लिए लेना पड़ता है। मुझे कोचिंग क्लास चलाने हैं तो उसके लिए भी परमिशन एंड रजिस्ट्रेशन होता ही है, कोई भी बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन परमिशन तो होता ही है, बट आप कर सकते हो, वो लीगल है, ठीक है। तो महाराष्ट्र में उन लोगों ने पार्टनरशिप में देसी दारूनी भट्टी नाखी, बराबर, ठेको भी खोल्यो પોતાનો જ, અમારી અન્ય કોઈ શાખાઓ નથી એવું બોર્ડ મારીને ચાલુ કર્યું, પણ મહારાષ્ટ્રને હવે ગુજરાતની યાદ આવી ગઈ અને એવું કીધું કે ભાઈ હવે મહારાષ્ટ્રમાં પણ આવતીકાલથી, ના આવતીકાલ નહીં, આપણે નરેન્દ્ર મોદી आज रात को 12 बजे से બધાએ દારૂ પીવાનું છોડી દેવાનું છે, દારૂ વેચવાનું છોડી દેવાનું છે, દારૂ રાખવાનું છોડી દેવાનું છે, इलीगल, मतलब आप दारू बेच नहीं सकते, दारू रख नहीं सकते, दारू पी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी उनका बिजनेस कैसा हो गया? इलीगल हो गया, क्योंकि लॉ बोल रहा है कि अभी आप महाराष्ट्र में दारू सेल कर ही नहीं सकते। अभी उन्होंने पार्टनरशिप फर्म ही बनाई थी दारू बेचने के लिए, तो उनको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? अपनी फर्म क्लोज कर दो कि नहीं अभी दारू तो नहीं चलेगा, काम करते इसी भट्टी में अपन नींबू सिकंजी बनाते हैं, લીંબુ સિકંજી વેચીશું તો લીંબુ સિકંજી વેચો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, એ પરમિટેડ છે। તો જો બિઝનેસ ઇલીગલ થઈ જાય, ઇલીગલ હોય તો પરમિશન જ ના મળે ને સર। મેં તમને એક્ઝામ્પલ એટલે જ આપ્યું કે જ્યારે પરમિશન લીધી હતી ત્યારે લીગલ હતું, પછી લॉમાં ચેન્જ થવાને ઇલીગલ બની ગયું। तो उस केस में पहले पार्टनरशिप फर्म बनाई थी, लीगल ही बनाई थी, बट अब फर्म का बिजनेस इलीगल हो गया, बंद कर दो। सेकंड है डिसोल्यूशन एज पर सर्टेन कंटिजेंसीज। इसके अंदर दो बातें कही है, एक फिक्स टाइम एंड स्पेसिफिक टास्क। मतलब पार्टनरशिप अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाई गई है और वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, मतलब पार्टनरशिप फर्म बनाई थी कि हम लोग 31 मार्च 2024 फॉर एग्जांपल तक हम लोग पार्टनरशिप में मिलकर काम करेंगे, अभी 31 मार्च 2024 हो गया तो पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी, क्योंकि जो टाइम था वो टाइम खत्म हुआ। या फिर पार्टनरशिप कोई स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई है, सपोज ऐसा है कि अपने क्लास के पास यहां पर ओवर ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके लिए 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई थी कि हम लोग ये पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं क्योंकि ये ओवर ब्रिज हमको बनाना है, बाकी हम तीनों के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बिजनेस है ही,
बट सिर्फ और सिर्फ ये ओवर ब्रिज बनाने के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की। तो जैसे ही वो ब्रिज बनने का काम खत्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। हालांकि अगर ऐसा है कि सर टाइम पीरियड खत्म हो गया बट हमारे बीच में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमको तो और अच्छा लगा, 2 साल काम किया, तो हमको तो पार्टनरशिप कंटिन्यू रखनी है, तो रख सकते हो। वो बन जाएगी फिर पार्टनरशिप एट विल। उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप एट विल, ઈચ્છા મુજબની પાર્ટનરશિપ। પછી હવે જ્યાં સુધી તમારું મન કરે ત્યાં સુધી સાથે રહો, જ્યારે મન ઉભરાઈ જાય ત્યારે ટાટા બાય બાય ગુડ બાય ગયા કરી દેજો। तो ये है टास्क टाइम, जैसे ही वो खत्म हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व। देन नेक्स्ट डिसोल्यूशन बाय नोटिस, मतलब ABCD 4 पार्टनर है, उसमें से पार्टनर को लगता है कि यार मैं सबको पूछूंगा फॉर्म बंद कर देनी है, तो कुछ लोग नाटक चालू कर देंगे, आવું કેવું તમને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, અમને પ્રોબ્લેમ છે, સાથે રોપડ આવું થોડું આ બધા નાટકો આવે, ક્યાં બધું આ બિગ બોસ ચાલુ કરી દઉં। એના બદલે એક કામ કરું, સિમ્પલ મારે ફોર્મ બંધ કરવી છે ને, એક રિટર્ન નોટિસ આપી દઈશ બાકીના ત્રણેય પાર્ટનર। मतलब व्हेन एनी पार्टनर वांट टू डिसॉल्व द फॉर्म, वो क्या करेगा, गिव नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स, जिसके अंदर वो क्या बताएगा, हिज इंटेंशन टू डिसॉल्व दी फॉर्म। उसकी फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए, मतलब पूरी फॉर्म को डिसॉल्व करने के लिए वो रिटर्न में नोटिस दे देगा कि भाई अभी मैं नहीं चाहता हूं कि आपसे काम करना है, और ये मैं नोटिस ये डिसोल्यूशन के लिए दे रहा हूं। और अगर उस नोटिस के अंदर डेट लिखी हो, लाइक मैं फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा करेंगे कि अभी तो FY BCom सेमेस्टर 2 की पढ़ाई बाकी है, तो अभी तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट जैसे ही FY BCom सेमेस्टर 2 की एग्जाम हो जाएगी हम लोग फॉर्म बंद कर देंगे। वो डेट लिख दी होगी कि फॉर एग्जांपल ये मंथ ये डेट से हम बिजनेस बंद करेंगे, तो वो डेट से पार्टनरशिप फॉर्म क्लोज। अगर नोटिस के अंदर फॉर्म कौन सी डेट से डिसॉल्व करनी है तारीख ना दी हो, तो वो नोटिस जिस तारीख पर दी है, नो डेट इज मेंशन इन द नोटिस, देन द फॉर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस। नोटिस मैंने कौन सी डेट को दी, वो डेट को फॉर्म डिसॉल्व। क्लियर? अगर नोटिस के अंदर डेट लिखी हुई हो कि हम लोग फॉर एग्जांपल अप्रैल में या मई या जून में फॉर्म डिसॉल्व करेंगे, तो वो मंथ में या वो डेट पर होगा। ना लिखा हो तो कौन सी डेट पे नोटिस सर्व की थी, वो डेट से फॉर्म डिसॉल्व। देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अभी मैं पढ़ने का टाइम नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने कहा कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, ये मेरा क्विक रिवीजन सेशन है। देन डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, जिसमें क्या होगा कि कोई एक पार्टनर को सामने वाले पार्टनर से कुछ प्रॉब्लम होगा जिसका हम लिस्ट देखेंगे, तो वो पार्टनर जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो कोर्ट में रिक्वेस्ट करेगा, नोटिस देगा कि भाई देखो मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है और मैं चाहता हूं कि फॉर्म बंद करवा दे। तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है, तो पहला तो आपके साथ ही जुड़ा हुआ है तो जल्दी से समझ में आ गया। व्हेन एनी पार्टनर बिकम्स ऑफ अनसाउंड माइंड, आपके जैसा, सर हम पागल नहीं है, हमारा दिमाग थोड़ा खराब है, तो व्हेन एनी पार्टनर्स बिकम अनसाउंड माइंड, तो दूसरा पार्टनर जो समझदार है वो कोर्ट में जाएगा कि भाई मेरा ये पार्टनर है ना, वो पागल हो गया है और मैं इसके साथ अभी टॉलरेट नहीं कर सकता, मेरे को फॉर्म बंद कर देनी है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, ऐसा मेरे कहने से नहीं हो जाएगा, मेडिकल चेकअप होता है, ठीक है, मैंने बोला तो मैं कोई राजा हरिश्चंद्र थोड़ी हूँ, वो कोर्ट में प्रूव करना होता है कि हाँ ये सच में पागल हो गया है और इस सिचुएशन में इसको टॉलरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, फॉर्म चलानी डिफिकल्ट हो जाएगी, तो फॉर्म बंद कर दो। मैंने उसको बोला कि भाई तू अभी पागल हो गया है तो फॉर्म बंद कर देते हैं, तू पागल, तारो बाप पागल, मैंने हूँ क्या जब पागल, अभी ऑब्वियसली पागल थोड़ी एक्सेप्ट करेगा कि मैं पागल हूं। तो मैं कोर्ट में जाता हूं, कोर्ट में नोटिस दे दो, प्रूफ। हाँ, मैं ऐसा बोलता हूं चल भाई मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं, तारो मेडिकल चेकअप कराव जे, मारू तो बधुं ज कम्प्लीट चाले छे, तारा नटबोल्ट ढीला थई गया छे, तू जईने मगजमां तारा नटबोल्ट टाइट कराय, मने कशुं ज कहेवानी जरूर नथी। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो क्यों सुनेगा, वो इतना समझदार होता तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट पहले ही हो जाता। तो कोर्ट में नोटिस दे सकते हैं। सेकंड, व्हेन अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल, देखो परमानेंट इनकैपेबल हो जाता है अपना काम करने से। फॉर एग्जांपल भाविन सर है, जिनल मैडम है, चिराग सर है, प्रिंकल सर है, पार्टनरशिप में जल्पा मैडम है, पार्टनरशिप फर्म में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अभी सपोज मेरी जिम्मेदारी है अकाउंट पढ़ाने की, ठीक है, अभी अकाउंट पढ़ाने का काम मेरा है और मुझे थ्रोट कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, अभी मैं बन गया गोलमाल का तुषार कपूर, लकी ए वानी ओ नी ओ, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है,
सर भाई तुम सर पहले मुंह में से सुपारी थूक के आ रहे बाबा, आया हो, समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं। तो अभी उस सिचुएशन में दूसरे पार्टनर ये कह सकते हैं कि ये भाविन सर अभी परमानेंटली पढ़ा ही नहीं सकते, तो उनके साथ पार्टनरशिप में रह के उनको तो पैसा ऐसे ही देना पड़ेगा क्योंकि वो तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। हाँ ऐसा है कि भाविन सर को सपोज थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ है, 2-3 दिन के लिए आवाज बंद हो गई है, तो ऐसा नहीं कह सकते भाविन सर બે દિવસથી ભણાવતા નથી ફોર્મ બંધ કરાવી દો, वो टेम्पररी इनकैपेसिटी है। थ्रॉट इन्फेक्शन होना और थ्रॉट कैंसर होना दोनों अलग अलग चीज है। अगर कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है तो कोर्ट में हम लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं कि भाई ये पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया है, वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर सकता, फॉर्म बंद करवानी है। क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं चाहूंगा ना, क्योंकि मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, तो मैं एग्रीमेंट से तो रेडी होऊंगा ही नहीं, तो फिर कोर्ट में ये कर सकते हैं। व्हेन पार्टनर अंडरटेक्स मिसकंडक्ट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म और अगेंस्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म, मतलब कोई पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में या पार्टनरशिप के बिजनेस के अगेंस्ट में कुछ काम करता है। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ट्यूशन क्लास है, कोई स्टूडेंट या कोई पेरेंट्स मिलने के लिए आते हैं, एडमिशन लेने के लिए आते हैं, और मैं बड़े बड़े श्लोक सुनाना शुरू कर देता हूँ, वो डर के भाग जाते हैं, सर આવું બધું બોલે છે, ભણાવવાનું ઓછું બોલે છે અને બીજા બધા શબ્દોનો પ્રયોગ વધારે થાય છે। अभी ऐसा होगा, मिसबिहेव करते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ मारामारी करते हैं, उनको गाली गलौज करते हैं, तो क्या होगा, नुकसान पूरे बिजनेस को होगा। तो अगर कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है तो दूसरे पार्टनर कोर्ट में नोटिस दे सकते हैं कि भाई देखो ये मिसबिहेव कर रहे हैं, मैं तो एकदम शरीफ, मैं तो शू सरस्वती जी ना श्लोक से बीजो कोई श्लोक नहीं बोलतो, उभा रहो, आ रहो कैमेरो, कैमेराમાં છે રેકોર્ડિંગ, જો સાંભળો કેવા કેવા કાન ફાટી જશે તમારા, કાન में से खून निकलने लगेगा, આવું બધું બોલે છે, તો કોર્ટમાં જો પ્રૂફ થઈ જશે તો બંધ કરાવી શકાય છે, બરાબર। મિસકન્ડક્ટ અગેન્સ્ટ ધ ફર્મ ઓર બિઝનેસ, देन एंड पार्टनर विलफुली मतलब नोइंगली, जानबूझ के, एंड परसिस्टेंटली मतलब बार बार रिपीटेडली ब्रीच द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पहले से ही डिसाइड हुआ है कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स जो है वो जिनल मैडम पढ़ाएंगे, हमारे एग्रीमेंट में फिक्स है, ठीक है। अभी मैं इकोनॉमिक्स में मैडम तुमने आવું नहीं कराऊँ, नहीं बराबर कराओ तो लाऊं बढ़ाऊँ, मैं 2-4 टॉपिक बोल रहा हूँ, मैं इंटरफियर कर रहा हूँ, जो कि एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है कि इकोनॉमिक्स जिनल मैडम करवाएंगे, बट फिर भी मैं ज्यादा जानता हूँ, मुझे अच्छा आता है, मैडम को कुछ नहीं आता है, तो मैं करवाता हूं। अभी जानबूझ के मैं इंटरफेयर करूंगा तो होगा क्या, फिर जिनल मैडम है, मैं स्टैटिस्टिक्स कराइस, चल मैडम मैं आईएएस कराऊंगी, अभी सब लोग एक दूसरे के अंदर इंटरफियर करने लगेंगे तो नुकसान बिजनेस को होगा, स्टूडेंट्स को होगा। तो भाई प्रॉब्लम की जड़ कौन है, ये भाविन सर, यही दूसरे सब्जेक्ट के अंदर टांग अड़ाते हैं, उनको ही हटा दो। तो अगर कोई पार्टनर जानबूझ के और बार बार, हाँ ऐसा है कि आप कभी कभार कोई डाउट लेके आए थे और मुझे पता है और मैंने आंसर कर दिया, इट्स ओके, बट जानबूझ के हम लोग ये ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो भी कोर्ट में डिसोल्यूशन के लिए नोटिस दे सकते हैं। देन व्हेन एनी पार्टनर ट्रांसफर हीज शेयर टू थर्ड पार्टी विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने देखा बाबू भैया, राजू, श्याम, 3 पार्टनर्स है, अभी उसमें से राजू जो है वो अपना हिस्सा तोतला सेठ को ट्रांसफर कर देना चाहता है, ठीक है। अभी वो सोच रहा है कि भाई हमारा 3:2:1 का रेशियो है, तो मैं मेरा 2 शेयर तोतला सेठ को दे देना चाहता हूं, 40 लाख के बदले में मेरा ये 2% मीन्स जो 2 हिस्सा है वो आपको दे देता हूं, माई लाइफ माई रूल्स, मेरा हिस्सा है, मुझे देना है तो मैं दे सकता हूं, उसमें दूसरों का क्या, तो नहीं, ये पार्टनरशिप है। यहां पर अगर राजू अपना शेयर दूसरे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो दोनों ही, बाबू भैया, श्याम, दोनों की कंसेंट यानी कि परमिशन होनी चाहिए, दोनों एग्री होते हैं तो कोई पार्टनर अपना हिस्सा थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, बट बिना बाकी के सभी पार्टनर्स के कंसेंट लिए अगर कोई भी पार्टनर हिस्सा ट्रांसफर कर देता है तो बाकी के पार्टनर कोर्ट में अर्जी कर सकते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए। ध्यान रखना, ऑल पार्टनर्स, मेजॉरिटी भी नहीं, 5 पार्टनर है उसमें से मैं चाहता हूं कि मैं मेरा हिस्सा ट्रांसफर कर दूं, बाकी के 3 पार्टनर को कोई इससे ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है आपका हिस्सा है कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक मना कर रहा है कि नहीं ये नहीं चलेगा, तो मैं ट्रांसफर कर सकता हूं मेरा हिस्सा या नहीं कर सकता। 3 लोग हाँ बोल रहे, एक ही मना कर रहा है, नहीं कर सकते। मेजॉरिटी नहीं चाहिए, पूरी मींस फुल कंसेंट चाहिए, 100% कंसेंट चाहिए, सभी पार्टनर्स रेडी है तो मैं कर सकता हूं, पर अगर ऐसा नहीं है तो बाकी के पार्टनर्स उसके लिए कोर्ट में कर सकते हैं एप्लीकेशन। व्हेन फर्म कंटिन्यूअसली इनकर्स लॉस एंड इट इज अनेबल टू रन द बिजनेस ड्यू टू दैट लॉस, मतलब फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप में हम साहस इंस्टीट्यूट में सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं और इतना जबरदस्त पढ़ा रहे कि पिछले 5 सालों से रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट 100% फेल।
100% फेल का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है। अभी कॉट बोलेंगे बस करो, आप हम पर नहीं तो कम से कम स्टूडेंट्स पर तो दया करो, बंद करो, अभी ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप 5 सालों से कंटिन्यूअस लोगों का करियर बिगाड़ रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एजुकेशन ही देते हैं, बट ये तो एग्जाम्पल दे रहा हूं अपने ऊपर ही मजाक बनाने का। तो अगर ऐसा है कि हमारा बिजनेस इतना घाटे में चल रहा है, इतना घाटे में चल रहा है, और वो घाटे में से रिकवर करना कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऊपर से घाटा और बढ़ेगा, और बिजनेस करेंगे तो घाटा और बढ़ेगा, तो एक काम करो भाई, रुक जाओ। कॉर्ट बोलेगी अभी आप बंद करो, क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस बढ़ रहा है। एंड द लास्ट वन इज कॉर्ट फाइंड एनी अदर ग्राउंड मीन्स रीजन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, मतलब कोई और रीजन उनको लग रहा है जो कि बहुत ही जेन्युइन है। फॉर एग्जाम्पल भाविन सर और जीनल मैडम मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। अभी भाविन सर और जीनल मैडम के बीच में झगड़ा है, हम लोग एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं, बात भी नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं पर बात भी नहीं करते हैं, तो फिर बिजनेस के डिसीजन कैसे लोगे, काम कैसे करो। मैं आ रहा हूं, मैं लेक्चर लूंगा, जीनल मैडम लेडीज फर्स्ट, मैं आ गई हूं, अभी तो मैं ही पढ़ाऊंगी, आप जाओ बाद में आओ। सिलेबस कैसे करना है कंप्लीट, रिवीजन कैसे करवाना है, एमसीक्यूज कैसे करवाना है, कुछ बात हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, बात तो बहुत दूर की बात है। तो उससे कॉर्ट को क्या लगेगा कि यार आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम है वो या तो सॉर्ट आउट करो या फिर फॉर्म बंद कर दो। आप फॉर्म कंटिन्यू रखोगे और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो बिजनेस के क्लाइंट्स हैं उनको नुकसान होगा। तो ये कॉर्ट को जेन्युइन रीजन लग सकता है कि भाई हाँ एक जेन्युइन रीजन है, और ऐसे कोई भी और जेन्युइन रीजन कॉर्ट को लगते हैं तो यहां पर कॉर्ट उस जेन्युइन रीजन के बेस पर डिसोल्यूशन के लिए परमिशन दे सकती है। क्लियर हुआ यहां तक सबको? चलिए, तो यहां पर हम इसका पहला पार्ट कंप्लीट करते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम लोग यहां पर आगे के जो टॉपिक्स है उसको कंप्लीट करेंगे, बट फिर से एक बार बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये सिर्फ रिवीजन के लिए है। इसके हर एक टॉपिक के इंडिविजुअल वीडियोस हमारे साथ स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पे है। ये अगर आपने ना देखा हो वीडियो जो कि मैंने आपको एडवांस में बोला था, तो आप ये सुपर रिवीजन वाले जो 2 सेशन होंगे वो देख लोगे तो भी आपके सारे जो बेसिक पार्ट है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेशन भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो उसमें से भी आप क्विकली ये रिवीजन कर सकते हो। इसका एक और पार्ट भी होगा जिसके अंदर हम बाकी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बट एमसीक्यू कहीं से कुछ ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको पता ही नहीं था, इसके लिए ये चीज मैं करवा रहा हूं। ठीक है, और आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको अभी भी एडमिशन करवाना बाकी है फॉर FY BCom सेमेस्टर 2 ऑफलाइन ऑनलाइन लाइव या साहस एप्लीकेशन पे, तो वो ऑप्शंस ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर कोर्स लेना है वो लोग सीधा साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर FY BCom सेमेस्टर 2 के कोर्स में जाके बाय कोर्स पर क्लिक करके कोर्स परचेस कर सकते हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव लेना है तो क्लास पर भी विजिट कर सकते हैं। क्लियर?